कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनके हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से करते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, 140 दे रखी है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो 140 को सबसे पहले सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, 0 साथ में आ गई। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर 10 हो गया, 2 पंजे 10। 35 हमारा जो है 2 से भाग नहीं होता है, तो ये किससे भाग करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से भाग होगा। 5 सत्ते 35 और फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। तो हमारे पास यहाँ पे 140 के जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे जो भी हमारे पास संख्याएं आई हैं वो हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 2। 5 अकेला है तो इसको 5 रहने देंगे और 7 को ऐसे की ऐसे 7 रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। अभाज्य गुणनखंड आ गए 140 के और उनको हमने यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में। समझ में आ गया। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, दूसरे भाग में हमें संख्या दे रखी है 156। हमें 156 के गुणनखंड निकालने हैं प्यारे बच्चों। तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले किस पे देखेंगे, 2 पे भाग करके देखेंगे। 2 से भाग हो रहा है, 2 सते 14, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग हो रहा है तो 2 से ही भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 नीम 18। अब ये एक विषम संख्या आ गई, 2 से तो नहीं भाग होगी, 3 से भाग हो रही है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 पे ही जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास यहाँ पे 156 के जो गुणनखंड आ गए प्यारे बच्चों वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 की घात 2 लिख देंगे, गुना में 3 गुना में 13। ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। और ये हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये भी समझ में आ गया आपको। अब तीसरे भाग को देखते हैं क्या है, 3825। यहां पे करेंगे इसको, तीसरे भाग को 3825 इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखेंगे इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 3825। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, आखिर में क्या है हमारा, इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं भाग होगा। ये 3 से भाग चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं का जोड़ कर लो। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भाग हो जाएगी ये संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 चला गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर हमारी ये संख्या 3 पे भाग हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग होगी, 5 से भाग करेंगे तो 5 अठे 40, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से भाग होगी तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 हमारी अभाज्य संख्या है तो ये 17 के ही पहाड़े में आएगी, 17 एकम 17। तो हमारे पास 3825 के जो गुणनखंड आ गए प्यारे बच्चों क्या आ गए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इनको लिख लो, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 गुना में 17। तो ये हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आ गए 3825 के। आ गया समझ में। चौथे भाग को देखेंगे क्या है। चौथे भाग में हमें संख्या दे रखी है 5005। ध्यान से देखना, 5005 के गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। यहां पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे आखिर में क्या है, 5 आया हुआ है तो ये 5 के पहाड़े में आ रहा है, 5005। 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, 1001 आ गया। यहाँ पे हमारा 7 के पहाड़े में जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर 21 हो गया, 7 तिया 21। 143 हमारा किसके पहाड़े में आएगा, 11 के पहाड़े में, 11 एकम 11, फिर हमारे पास 33 हो गया, 11 तिये 33, फिर 13 के पहाड़े में 13 एकम 13। तो हमारे 5005 के जो गुणनखंड आ गए बच्चों वो क्या आ गए, वो हमारे पास आ गए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहां पे कोई भी संख्या हमारी 2 बार नहीं है तो घात लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सीधा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए।
ये भी समझ में आ गया। इसके पांचवें भाग को और देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवें भाग में क्या संख्या दे रखी है? 7429। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 7429 को अगर हम भाग करें, सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से तो भाग नहीं होगा ये। 3 से देखेंगे, 3 से भाग हो रहा है। 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 से भी भाग नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि आखिर में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। फिर 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7, 7 से भी भाग नहीं हो रहा है ये। फिर 11 से भी भाग नहीं हो रहा है, 13 से भी भाग नहीं हो रहा है। फिर ये 17 से भाग होगा। 17 से भाग करेंगे, 17 चौके 68, 62 हो गए हमारे पास, 17 तिये 51 और फिर 7 पे चला जाएगा। 437 आ गया। 17 से अगली अभाज्य संख्या 19 है। 19 से भाग करके देखो, 19 दूनी 38, 57 हो गया, 19 तिया 57। 23 भी अभाज्य संख्या, तो 23 के ही पाड़े में आएगा, 23 एकम 23। तो हमारे पास 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए? 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको सभी समझ में आ गए हैं। कोई भी संख्या दे रखी हो, किस प्रकार से हम उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये आपने अच्छे से सीख लिया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर होता है। हमें यहाँ पे पहले भाग में क्या संख्याएं दे रखी हैं? 26 और 91। इन दोनों की हमें सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, और जो हमें यहाँ पे एक सूत्र दे रखा है उसको भी जांच करके देखना है कि क्या ये सूत्र बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास? 26 और 91। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे दोनों के। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं बच्चों क्या आएंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किया 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। 91 के देखेंगे, 91 2 से भाग नहीं होगा, 7 से होगा। 7 से भाग किया, 13 सते 91, फिर 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास यहाँ पे 26 के जो गुणनखंड आ गए बच्चों वो क्या आ गए? 2 गुना 13। 91 के गुणनखंड क्या आ गए? 7 गुना 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान से देखो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो, जो दोनों में साझा हमारा यहां पे गुणनखंड है ना, उसकी सबसे क्या लेनी है आपको? बड़ी घात लेनी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो, कॉमन जो है, जो दोनों में साझा है हमारा गुणनखंड, वो 13 है। इसमें भी 13 की घात 1 है, इसमें भी 13 की घात 1 है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये ले लिया। फिर हमें क्या करना है? जो बचे हुए गुणनखंड रह गए उनको भी ले लेना है, तो 2 गुना 7 ले लिया। इनकी गुना कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 दूनी 14, 14 की और 13 की गुना करेंगे तो क्या आ गया? 182। ये हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हमारे पास यहाँ पे दोनों के गुणनखंड में साझा गुणनखंड होगा उसकी कम से कम घात लेनी है, जो सबसे छोटी घात होगी वो लेनी है। तो साझा कौन सा है? 13। 13 में दोनों में अगर घात की बात करें तो दोनों में 1 1 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सी होगी? 13 की घात 1, मतलब 13। तो हमारा एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182 हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर दिखाना है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। अभी चेक कर लेते हैं, इस चीज को भी सिद्ध करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या थी हमारे पास? 26 थी और एक 91 थी। एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। इनकी गुना करते हैं। 26 की और 91 की अगर मैं गुना करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2366। 13 की और 182 की गुना करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा? 2366। तो यहाँ पे दाईं साइड और बाईं साइड दोनों बराबर आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सिद्ध हुआ। यही तो हमें सिद्ध करना था, इस प्रकार से हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। अब दूसरे भाग पे चलते हैं बच्चों। दूसरे भाग में हमें क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं वो ध्यान से देखो। एक तो 510 दे रखा है और दूसरी संख्या हमें क्या दे रखी है? 92 दे रखी है। तो सबसे पहले यहां पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 510 के और 92 के।
5 से 10 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, ये यहां पे 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 85 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 पे जाएगा, 17 एकम 17। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 510 के। फिर हमें किसके ज्ञात करने प्यारे बच्चों, 92 के। 92 को हम किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 46 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे 23, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 पे ही जाएगा, 23 एकम 23। तो 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं और 92 के लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 के गुणनखंड क्या है, घात के रूप में लिखेंगे बच्चों। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुना में 23। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ध्यान से समझना, एलसीएम और एचसीएफ। क्या कहा था मैंने, एलसीएम के अंदर जो भी दोनों में साझा गुणनखंड होगा उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहां पे साझा गुणनखंड देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2। तो यहां पे क्या ले लेंगे, एलसीएम के अंदर 2 की घात 2 ले लेंगे। इसका काम खत्म। और बाकी जो बच गए हमारे पास गुणनखंड उनको भी ले लेंगे। तो क्या क्या आ गए, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और 23 आ गया। इन सबको हल करें, 2 की घात 2 क्या हो गया, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इन सब की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की बच्चों। एचसीएफ क्या होता है, जो भी साझा गुणनखंड है उसमें सबसे छोटी घात लेनी है। साझा गुणनखंड क्या है, 2, यहां पे 2 की घात 1 है, यहां पे 2 की घात 2 है। छोटी घात कौन सी है, ये रही 2 की घात 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहां पे 2। तो हमारे पास एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ आ गया 2। अब हमारे पास जो जांच करनी है वो किसकी करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम के। इसको देखेंगे अब ये ठीक है या नहीं है, जांच करेंगे इसकी। 2 संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या है, 510 है और दूसरी है 92। ये किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ कितना है, 2 और एलसीएम कितना है, 23,460। हल कर लो, 510 की और 92 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 46,920 आएगा। और 23,460 की 2 से गुना करेंगे तो ये भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, 46,920 आएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, यहां पे सिद्ध हुआ। तो ये भी सिद्ध हो गया भाई। अब इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में प्यारे बच्चों हमें संख्या दे रखी है 336 और 54। अब 336 के सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो किस पे जाएगा बच्चों, 2 पे। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 पे भाग करेंगे तो 42 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 21 आ गया। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 सत्ते 21 आ गया। फिर 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 आ गया। फिर 54 के गुणनखंड देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले 2 पे गया, 27 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 नीम 27 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ पे 336 के गुणनखंड जो आए हैं वो देखो, 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की घात 4। फिर गुना में 3 गुना में 7 लिख लिया प्यारे बच्चों। फिर 54 के गुणनखंड देखो, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की घात 3, बस ये है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो एलसीएम लिख देते हैं और एचसीएफ लिख देते हैं। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एलसीएम एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं क्या है, जो भी हमारे पास साझा गुणनखंड हो उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 साझा गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 ले लिया। अगला साझा गुणनखंड क्या है, 3, इनमें दोनों में बड़ी घात क्या है, 3 की घात 3, ये ले लिया। और जो बच गए अकेले उनको भी ले लेंगे। तो देखो हल करो, 2 की घात 4 मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 चौके 8 मत कर देना, 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुना। फिर 3 की घात 3 मतलब 27 गुना में 7।
इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा, जो भी साझा गुणनखंड है उसकी सबसे कम घात लेनी है। कम घात क्या है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है। देखो तुलना करो 4 की और 1 की, तो छोटी घात कौन सी है, ये रही, तो 2 की घात 1 ले लिया। ऐसे ही 3 की घात 3 में और 3 की घात 1 में छोटी घात कौन सी है, ये रही, तो इसको ले लिया। तो 3 दूनी क्या हो गया, 6। तो एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब इसको तुलना कर लेते हैं जो हमें दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर दिखाना है, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखो, संख्या क्या है, 336 है और 54 है प्यारे बच्चों। एचसीएफ कितना आया है, 6, और एलसीएम कितना है, 3024। गुना कर लेते हैं, 336 की और 54 की गुना करेंगे तो 18144 आएगा, और 6 की और 3024 की गुना करेंगे तो ये भी 18144 आएगा। तो दोनों हमारे पास बराबर आ गए, तो ये भी क्या हो गया, हमारा सिद्ध हुआ। तो जो हमें यहाँ पे सूत्र दे रखा था वो हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ पूर्णांक दे रखे हैं जिनके हमें गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम तो हम सीख चुके हैं। अब 3 संख्या अगर हमें दे रखी हो तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग के अंदर हमें संख्या क्या दे रखी है, हमें दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तीनों संख्याओं के। तो 12 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 2 पे भाग जाएगा 2 छिक 12, फिर 2 पे भाग जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 पे जाएगा 3 एकम 3। फिर 15 के देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे हमारे। 15 2 से तो भाग नहीं होगा, तो हम किससे भाग करेंगे, 3 से। 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, फिर 5 को 5 से भाग किया, 5 एकम 5। फिर 21 को देखते हैं, किस पे जाएगा, 3 पे, 3 सते 21, फिर 7 से भाग होगा, 7 एकम 7। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए, 12 के गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिख लेंगे 2 की घात 2 गुना में 3। 15 के गुणनखंड क्या आए हैं, 3 गुना में 5, और 21 के जो गुणनखंड आए हैं प्यारे बच्चों वो क्या आए हैं, 3 गुना में 7। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। बिल्कुल आसान है, किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान से देख लो। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है हमारा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, महत्व समापवर्तक। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास साझा यहाँ पे गुणनखंड हो उसकी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घात हमें यहाँ पे लेके चलनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जो साझा गुणनखंड है वो 3 है, और तीनों की घात क्या है, 1 है, तो हम 1 3 को ले लेंगे, ये ले लिया। और बाकी कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है तो हमें सारे के सारे गुणनखंडों को ले लेना है जो बचे हुए हैं। 2 की घात 2 गुना में 5 गुना में 7। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 गुना में 2 की घात 4, 2 की घात 2 मतलब 4 गुना में 7 पंजे 35। इनकी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 420 आ गया। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो हमारा साझा गुणनखंड होगा ना उसकी सबसे छोटी घात हमें लेनी है, बाकी गुणनखंडों को छोड़ देना है। ओनली एंड ओनली हमें क्या करना है, केवल एंड केवल कि जो भी साझा गुणनखंड होगा बच्चों उसी की सबसे छोटी घात लेनी है। साझा गुणनखंड क्या है, 3, छोटी घात क्या है, 3 की घात 1, तो यहाँ पे 3 की घात 1 मतलब 3। तो हमारा एचसीएफ जो है 3 आ गया, एलसीएम जो है 420 आ गया। समझ में आ गया। इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या संख्याएं दे रखी हैं, बिल्कुल आसान है। दूसरा भाग में, दूसरे भाग में संख्याएं हैं हमारे पास 17, 23 और 29, ये दे रखे हैं। अब ध्यान से देखोगे तो बच्चों 17, 23 और 29 तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके गुणनखंड देखो कैसे निकालेंगे। 17 के गुणनखंड क्या आएंगे, 17 पे ही जाएगा, 17 एकम 17।
23 के गुणनखंड निकालेंगे तो 23 के पहाड़े पे जाएगा, 23 एकम 23। 29 के देखेंगे तो क्या आएगा, 29 पे ही जाएगा, 29 एकम 29। तो यहाँ पे 17 के गुणनखंड के आगे 17 गुना में 1, और 23 के गुणनखंड के आगे 23 गुना में 1, और हमारे 29 के गुणनखंड के आगे प्यारे बच्चों 29 गुना में 1। ठीक है, अब एलसीएम देख लो कैसे लिखेंगे और एचसीएफ। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमें बड़ी घात और छोटी घात से तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर हमें क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर सभी गुणनखंडों को लेना होता है। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 17 भी ले लेंगे, 23 भी ले लेंगे और 29 भी ले लेंगे। 17, 23 और 29 की गुना करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। अब बात करें एचसीएफ की, यहां पे कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। कौन सा गुणनखंड साझा है, 1। तो हमें एचसीएफ के अंदर तो बस साझा गुणनखंड ही लेना होता है। तो कोई भी अगर गुणनखंड साझा ना हो तो हमें 1 को साझा मानना है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है और 25 दे रखा है। ये लिख लिए हमने। सबसे पहला काम क्या होगा, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 के गुणनखंड निकालो, किस पे जाएगा, 2 पे, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा 2 एकम 2। फिर 9 के देख लो, किस पे जाएगा, 3 पे, 3 तिया 9, फिर 3 पे जाएगा 3 एकम 3। फिर 25 के निकाल लेंगे, 25 के किस पे जाएगा, 5 पे, 5 पंजे 25, फिर 5 पे जाएगा 5 एकम 5। तो 8 के गुणनखंड क्या है, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3। गुना में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। 9 के गुणनखंड क्या है, 3 की घात 2 गुना में 1। 25 के गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, 5 की घात 2 गुना में 1। ये हमारे पास गुणनखंड आए हैं। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ देख लो, इनका कैसे लिखेंगे। मेरे से पहले लिखने की ट्राई करो, आपको अगर आ गया है समझ में। ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी यहाँ पे गुणनखंड साझा नहीं है, 1 है, बस 1 को छोड़ देते हैं एलसीएम में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी को लेके चलना पड़ेगा। 2 की घात 3 को भी ले लिया, 3 की घात 2 को भी ले लिया, और 5 की घात 2 को भी ले लिया। 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9, गुना में 5 की घात 2 मतलब 25। 25 की और 8 नहीं 72, 72 की और 25 की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, जो कि हमारा आ गया लघुत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमें साझा गुणनखंड देखना है। यहाँ पे कोई भी साझा नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 को साझा देखना है। 1 यहाँ पे साझा है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया पर्सन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। एचसीएफ 306 और 657 का हमें 9 दे रखा है, तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 के अंदर हमने एक चीज सिद्ध की थी, बस उसी का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, हमें दे क्या रखा है, एचसीएफ दे रखा है। किस किस का, 306 का और 657 का। कितना है, 9। हमें ज्ञात क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। किसका, 306 और 657 का। हमें ज्ञात करना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम एक यहां पे रिलेशन जानते हैं, इनका संबंध जानते हैं कि एलसीएम गुना में एचसीएफ हमेशा बराबर किसके होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल के। 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस संबंध का प्रयोग करते हुए प्यारे बच्चों हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो कैसे, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम को ऐसे की ऐसे रखो। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9 है। 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी, एक तो 306 है और दूसरी कौन सी है, 657। इनका ये गुणनफल हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम को तो इधर ही रखते हैं दाईं साइड, 9 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ 9 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 306 गुना में 657 भाग में 9, 9 से भाग करो, 9 तिया 27, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौक 36।
तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 34 गुना में 657। 657 की और 34 की अगर हम गुना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा उत्तर। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया, एलसीएम जो आ गया वो किस किस का आया है, 306 और 657 का, वो किसके बराबर आ गया, 22,338। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। फाइनल प्रश्न पत्र होगा जो आपका वार्षिक परीक्षा, उसमें जरूर आएगा। क्या करेंगे, कभी आपको एलसीएम दे देगा, दो संख्याएं दे देगा, एचसीएफ निकालना होगा। कभी आपको दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा होगा, एक संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो जो चीज भी ज्ञात करनी है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी चीजों को एक साइड ले जाके उसको हल कर लेंगे, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। कोई जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कहा है उसने कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए क्या कभी 6 की घात n को हल करने पर जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक क्या कभी 0 आ सकता है। ये हमें यहां पे जांच करनी है। तो देखो हमें संख्या किसको चेक करना है, 6 की घात n को। और प्राकृत संख्याओं के लिए मतलब n का मान जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, n का मान यहां पे रखते जाना है। जैसे 6 की मान 1 रख दिया तो 6 की घात 1 कितना हो गया, 6 आ गया। 6 की घात 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 आ गया। 6 की घात 3 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल करते चले जाओ। तो हम यहां पे देखेंगे कि जो ये आखिरी अंक है ना, क्या कभी हमारा 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हमें चेक करना है, ये जांच करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी ऐसी संख्या सोच लो जो आपके मन में हो जिसके आखिर में 0 आता हो। जैसे 40 है, इसके आखिर में 0 आता है। 100 है, इसमें भी 0 आता है। या फिर हम कह सकते हैं 560 है, इसमें भी आखिर में 0 आता है। अब इन सभी संख्याओं को आप क्या कह सकते हो कि ये सभी संख्याएं 10 से भाग हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। ध्यान से देखो, जिसके आखिर में 0 आता होगा ये पक्का है कि वो 10 से भाग होती होंगी। अब 10 से भाग होती होंगी तो 10 से भाग होने का मतलब क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों से भी भाग हो जाएगी। वो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 5। जो संख्या 10 से भाग होती होगी ना बच्चों, वो पक्का है कि 2 और 5 से भी भाग होती होगी। चेक करके देख लेना बेशक से। तो इसी निष्कर्ष से हम क्या यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखो, हमें क्या लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या, वह आएगा, वह संख्या 10 और उसके अभाज्य गुणनखंडों से भी भाग होगी। 10 और उसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 और 5 से भी विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित होगी। यही चीज मैंने अभी अभी आपको समझाई थी। चाहता तो मैं इस छोटे से इस प्रश्न को बिल्कुल छोटा बना सकता था, सीधा ये लिखने लग जाता, परंतु आपको चीजें समझ में नहीं आती। जो मैंने यहां पे ये लिखा है ना हिंदी में, ये चीजें मैंने क्यों लिखी है, ये मैंने आपको समझा दी कि जो भी संख्या हमारी 10 से भाग होगी ना, वो पक्का है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भी भाग होगी। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहां पे 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि लिख दो, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुना 5। अब ध्यान से देखो, हमें किसको चेक करना है, 6 की घात n को चेक करना है। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे प्यारे बच्चों। 6 को हम गुणनखंड देखें तो 2 गुना 3 की घात n। अब यहां पे देखो 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें क्या क्या आया है, 2 और 3 आया है।
परंतु आखिर में 0 आने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए। तो 5 गुणनखंड यहां पे हमारा नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 6 की घात n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, नहीं है ना। अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या पे, किसी भी प्राकृत संख्या n पर 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अगर 6 की घात n के हम गुणनखंड देखते तो 6 के गुणनखंड अगर 2 और 5 मिल जाते हमें, तो हम कह देते कि 6 की घात n कहीं ना कहीं एक ऐसा उत्तर देगी जिसके आखिर में 0 आता होगा, परंतु 5 तो गुणनखंड यहां पे आया ही नहीं। तो इसलिए इसको अगर हम किसी भी संख्या के लिए हल करते जाए ना बच्चे, तो कभी भी आखिर में 0 नहीं आएगी। ये चीज हमने लिखी है। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें यहां पे 2 संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं को हमें बताना है बच्चों की ये भाज्य संख्या क्यों है। अब इस प्रश्न को करने से पहले आपको भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले भाज्य संख्या की यहां पे परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी। भाज्य भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, अधिक भाजक होते हैं। तो भाज्य संख्या जो होंगी ना बच्चों, उनके 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी यहां पे संख्याएं दे रखी हैं, हमें देखना है क्या इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड या भाजक हैं। अगर होंगे तो ये भाज्य संख्या है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहली संख्या क्या दे रखी है? 7 गुना में 11 गुना में 13 जमा में 13। यहां पे ध्यान से देखो, 13 यहां भी है, यहां भी है, तो 13 को हम साझा कर सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। 13 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? 7 गुना में 11, यहां से 13 चला गया, यहां से 13 चला गया, तो 1 बच गया। हल करो इसको, तो 13 11 सते 77 जमा में 1, तो क्या आ गया? 13 गुना में 77 और 1 क्या होगा? 78। अब 78 के गुणनखंड लिख लो। 13 गुना में 78 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना में 2 गुना में 3, 13 दूनी 26, 26 दिया 78 हो गए। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो ये संख्या थी बच्चों, इसके कितने भाजक आ गए? 1 2 3 और एक तो सबका भाजक होता है, तो टोटल यहां पे 4 हमारे पास भाजक आ गए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। आ गया समझ में? अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे वाले में हमें संख्या क्या दे रखी है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा में 5, ये संख्या दे रखी है। इसमें ध्यान से देखो, 5 यहां भी है, यहां भी है। 5 को हम साझा कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अंदर क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा में 5 यहां से जाएगा तो 1 बच गया। अब इसको हल कर लो, यहां से 5 जाएगा, बचेगा तो 1 ही, पर 1 से गुना करने का यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पे जमा में जरूर लिखना है आपको। इसको हल करो, 5 गुना में 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24, 42 की और 24 की गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 जमा में 1। तो यहां पे क्या आ गया? 5 गुना में 1008 और 1 क्या हो गया? 1009। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या आ गई हमारे पास। तो यहां पे कितने हमारे पास भाजक आ गए? एक तो ये आ गए, एक ये आ गया, 2 आ गए, और तीसरा क्या होगा? 1 सबका भाजक होता है, तो यहां पे भी 2 से अधिक भाजक हो गए, तो यहां भी लिख देंगे यही लाइन। अतः यह भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। लिख लोगे ना इससे ऊपर ये भी लाइन, इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक हैं, वो लाइन लिख लेना और नीचे लिख देंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है और वार्षिक प्रश्न पत्र के अंदर यह प्रश्न जरूर आ जाता है। क्या है प्रश्न? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल के मैदान में इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है जिस पे दौड़ लगाई जाती है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एक लड़का और एक लड़की है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, एक सोनिया है एक रवि है। सोनिया इस पूरे चक्कर को 18 मिनट में लगाती है, रवि इस पूरे चक्कर को 12 मिनट में लगाता है। दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं, तो हमें बताना है कि वो दौड़ते दौड़ते इस प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट में वापस मिल जाएंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, रवि के एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में लगाता है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है सोनिया, तो सोनिया का लिख देंगे। सोनिया के एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय वो कितना है प्यारे बच्चों? 18 मिनट है। अब हमें क्या करना है, दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक समय जब दोनों साथ होंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर साथ होंगे, वह समय 12 और 18 का एलसीएम है, 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो 12 के पहले यहां पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 18 के निकाल लो, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहां पे 12 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 की घात 2 गुना 3, और 18 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 की घात 1 गुना में 3 की घात 2। तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, जो भी साझा गुणनखंड है उनकी बड़ी घात, यहां पे 2 की घात 2 ले लेंगे और यहां पे अगले गुणनखंड में 3 की घात 2। हल कर लो, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 3 की घात 2 कितना हो गया 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मत लिखना, 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना, तो 9 चौके क्या हो गया 36। तो 36 मिनट बाद दोनों हैं प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। ये हमारा इस प्रश्न का हल हो गया। समझ में आ गया? कुछ टीचर क्या करते हैं, सीधा एलसीएम निकालते हैं और ये लाइन लिखवा देते हैं। आपको ये चीज लिखनी जरूरी है, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया प्रश्न? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।